जब भी एक आम इंसान अपना खुद का मकान बनाने के लिए जाता है तो उसे ये पता नहीं होता है कि घर किस तरह से बनाया जाता है, यानी कि घर बनाने का स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर होता है। अब हालांकि घर बनवाने के बाद उसे इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के बारे में पता चल जाता है, पर यही चीज अगर हमें शुरुआती वक्त में पता चलती है तो इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे कि आपके घर का काम जो है वो क्वालिटी के साथ कंप्लीट हो सकता है, जल्दी कंप्लीट हो सकता है और घर बनाने की जो लागत है उसमें भी बचत हो सकती है। तो जो लोग अपना मकान बनवाने जा रहे हैं या फिर जो लोग अपना मकान बनवा रहे हैं वो ये वीडियो जरूर देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि स्टेप बाय स्टेप घर किस तरह से बनाया जाता है और कौन से स्टेप में आपको कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कि आपके घर का काम अच्छे क्वालिटी के साथ कंप्लीट हो। ये वीडियो अगर आप टाइम लेके पूरा देख लेते हो तो इसका फायदा यह होगा कि जो आगे चल के लोगों को घर बनाते समय तकलीफें होती है, जो नुकसान होता है, पैसा ज्यादा जाता है और खराब क्वालिटी का काम होता है, तो वैसे तकलीफों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम टोटल कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के बारे में जानने वाले हैं। इसी वजह से हम ऐसा मान के चलेंगे कि आप जहां पर घर बनवाने वाले हो वो प्लॉट ऑलरेडी आपने परचेस कर लिया है या फिर आप अपने खुद के प्लॉट के ऊपर घर बनवाने जा रहे हो। साथ में निर्माण कार्य के लिए जो परमिशंस लगती है वो आपने ले ली है। तो अब यहाँ पर पहला स्टेप आ जाता है जहां पर आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन से टाइप का घर बनवाना है। जनरली दो टाइप से लोग घर बनवाते हैं, पहला जो कि है लोड बेरिंग टाइप स्ट्रक्चर और दूसरा जो कि है आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर। इनमें से जो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है उसमें कॉलम बीम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आपके पूरे स्लैब का जो लोड है आपके दीवारों के ऊपर होता है। ज्यादातर पुराने घरों के लिए लोड बेरिंग स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता था और ये इतना अच्छा अर्थक्वेक रेजिस्टेंट भी नहीं है, इसी वजह से आजकल इसका ज्यादातर इस्तेमाल नहीं किया जाता। और जो दूसरा टाइप है जो कि है आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर, तो आजकल सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आपने देखा होगा कि कॉलम और बीम का इस्तेमाल किया जाता है। आसान भाषा में आपके स्लैब का जो लोड है वो आपके कॉलम उठाते हैं। इस टाइप के जो घर होते हैं वो अच्छे अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होते हैं, इसी वजह से आजकल बड़ी बिल्डिंग हो या फिर छोटे घर हो वहां पर आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन आपको ये रहेगा कि आपके घर को बनवाने के लिए आप आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर की तरफ जा सकते हो। उसके बाद जो अगला स्टेप आता है वहां पर आप ये डिसाइड करते हो कि आपको घर किस तरह से बनवाना है। उसके लिए आप अपने इंजीनियर से या फिर आर्किटेक्ट के पास से प्लान बनवा लेते हो। आपके जरूरत के हिसाब से आपको प्लान बनवा लेना है। आपको यह डिसाइड करना है कि आपको कौन से रूम का साइज कितना चाहिए। जब भी आप घर बनवाते हो तो आपको प्लान बनवाना काफी जरूरी होता है। इसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड होती है। साथ में आपको घर बनाने के लिए कितना खर्च आएगा ये डिपेंड होता है आपके घर के प्लान के ऊपर। जब आपके घर का प्लान कंप्लीट हो जाता है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है जो कि है कॉन्ट्रैक्टर को हायर करना। अब जनरली मार्केट में दो टाइप से काम दिया जाता है। पहला टाइप होता है जो कि है विथ मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर, जिसमें कि आप अपने पूरे घर का काम इस एक कॉन्ट्रैक्टर को देते हो और वो आपके घर का लेबर हो या फिर मटेरियल हो, इन सभी चीजों को देखने का काम करते हैं। यानी कि ताला लगा के चाबी आपके हाथ में देने का काम ये कॉन्ट्रैक्टर करते हैं। आपको सिर्फ पैसे, इलेक्ट्रिसिटी और पानी, इन तीनों चीजों को प्रोवाइड करना है, बाकी वो कॉन्ट्रैक्टर सभी चीजें देख लेते हैं। इसमें कॉन्ट्रैक्टर आपको पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चार्ज लेते हैं। जनरली 1500 रुपए से लेके 1800 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर आपसे चार्ज ले सकते हैं, जिसमें कि वो आपके घर का पूरा काम कंप्लीट करके देते हैं। इसमें आप अपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ एक एग्रीमेंट बनाते हो और जैसे जैसे घर का काम कंप्लीट होता है उस स्टेप के हिसाब से आप कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हो। उसके बाद दूसरा टाइप होता है जहां पर लोग अपने आप से ही मटेरियल, बाकी चीजें प्रोवाइड करते हैं और सिर्फ लेबर के लिए लेबर कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हैं। तो यहां पर मटेरियल की जिम्मेदारी आपकी होती है और लेबर की जिम्मेदारी आपके लेबर कॉन्ट्रैक्टर की होती है। अब जाहिर सी बात है, अगर आप विथ मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर को काम देने वाले हो तो वहां पर आपको एग्रीमेंट करके लेना चाहिए और एग्रीमेंट के हिसाब से आपको काम करवा के लेना है और उसी हिसाब से आपको स्टेप बाय स्टेप उस कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करना है। और अगर आपने लेबर कॉन्ट्रैक्टर को अपने घर का काम दिया है तो उसके पास से भी एक कागज के ऊपर लिख लीजिए कि पेमेंट के स्टेप किस तरह से होंगे, ठेकेदार के तरफ कौन सी चीजें होंगी, आपके तरफ कौन सी चीजें होंगी, जिससे कि आपको आगे चल के तकलीफ ना हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पेमेंट किस हिसाब से ठेकेदार लेंगे इसके बारे में भी आपके एग्रीमेंट में लिखा हुआ होना चाहिए। अब आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि पहचान वाला है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो इस चीज का पछतावा आपको आगे चल के होगा। इसीलिए पहले ही आप सावधान रहेंगे तो इससे आपका जरूर फायदा होगा। और जब कभी आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को फाइनल करने वाले हो तो सिर्फ रेट मत देखिए, आप उसके काम की क्वालिटी देखिए, तब जाकर उसे अपने घर का काम दीजिए। क्योंकि शुरुआती वक्त में लोग पैसे बचाने के चक्कर में किसी सस्ते ठेकेदार को अपने घर का काम देते हैं और आगे चल के उनका काम तो खराब होता है और उनके पैसों का भी नुकसान होता है। अब जब आप अपने घर का काम शुरू करने वाले हो तो आप कौन से कॉन्ट्रैक्टर को काम देना पसंद करोगे, विथ मटेरियल वाले कॉन्ट्रैक्टर को या फिर लेबर कॉन्ट्रैक्टर को? इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। अब अगला स्टेप आ जाता है जहां पर आपका प्लॉट है उसे आप सही तरीके से क्लीन कर लेते हो, सपाट कर लेते हो। उसके बाद में आपका जो ड्राइंग है उसके हिसाब से आपको लेआउट कर लेना है, जहां पर आप अपने सेंटर लाइन प्लान के हिसाब से फुटिंग की मार्किंग देते हो, जहां पर आपके फुटिंग के गड्ढे आने वाले हैं। अब आपकी मार्किंग कंप्लीट हो गई है, उसके बाद आपको एक्सकेवेशन शुरू करना है। अब एक्सकेवेशन के लिए आपके
आपके सामने पहला ऑप्शन आ जाता है जो कि है जेसीबी और दूसरा ऑप्शन होता है जो कि है मैनुअल। अब भले ही हम जेसीबी का इस्तेमाल कर लेते हैं, पर जब उन गड्ढों को क्लियर करने की बात आती है तो हमें लेबर की आवश्यकता होती है, जिससे कि आपकी जो फुटिंग है वो प्रॉपर तरीके से वहां पर रेस्ट हो सके। अब अगर हम गड्ढे की गहराई की बात करते हैं तो जहां पर हार्श टाटा होता है वहां पर फुटिंग को रेस्ट किया जाता है। अब रेगुलरली आपको 4 से लेकर 5 फीट से कम गहराई गड्ढे की बिल्कुल भी नहीं लेनी है। कुछ जगह पर ठेकेदार आपसे कहते हैं कि 2-3 फीट ले लीजिए, उसमें काम हो जाएगा, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके लिए और भी एक आसान काम आप कर सकते हो। आपके घर के आसपास जो कोई भी पहले घर बने हुए हैं उनकी गड्ढों की गहराई कितनी है, ये अगर आप जान लेते हो तो आपको एक अंदाजा आ जाता है कि आपको आपके घर के लिए गड्ढों की गहराई कितनी लेनी है। जब आपका एक्सकेवेशन अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाता है उसके बाद बारी आती है पीसीसी की, जिससे कि आपको एक लेवल सरफेस मिलता है आपके घर के फुटिंग्स के लिए। अब आप जो फुटिंग के लिए पीसीसी करने वाले हो उससे पहले आपको सोलिंग कर लेनी चाहिए और सोलिंग के लिए आप पत्थरों का इस्तेमाल कर सकते हो। सोलिंग के बाद बारी आती है पीसीसी की। अब पीसीसी जब भी आप करते हैं तो आपको इस चीज की तरफ ध्यान देना है कि आपकी पीसीसी जो है वो 6 इंच थिक होनी चाहिए, यानी कि उसकी मोटाई 6 इंच तक होनी चाहिए और उसका जो प्रोपोर्शन है 1:3:6 आप ले सकते हो, या फिर आप M20 ग्रेड का भी कंक्रीट इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। और जब भी आप पीसीसी करते हो तो खास करके इस चीज की तरफ ध्यान दीजिए कि एक लेवल में आपकी पीसीसी होनी चाहिए। ये नहीं कि कहीं पर बेंड है या फिर एक साइड में स्लोप दिया है, ऐसा नहीं करना है। आपको एक समान लेवल में आपकी जो है पीसीसी होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर जब फुटिंग आएगी तो आपका जो फुटिंग का लोड होगा वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। जब आपकी पीसीसी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद वापस से आपको सेंटर लाइन की मदद से कॉलम की जो पोजीशन है उसे मार्क कर लेना है, जिससे कि आपका कॉलम एग्जैक्ट सेंटर लाइन में खड़ा हो सके। और जब कॉलम को एग्जैक्ट सेंटर लाइन के ऊपर फिक्स किया जाता है तो आपको उसका प्लम बॉब जरूर चेक कर लेना है। और कॉलम के लिए आपको मिनिमम 12 mm के सरिये का इस्तेमाल करना है। जनरली जो कॉलम होते हैं उनके लिए 4 सरिये या फिर 6 सरिये, यहाँ तक कि 8 सरिये को भी प्रोवाइड किया जाता है। अगर कॉलम बड़ा है तो इससे भी ज्यादा सरिये हो सकते हैं। और कॉलम के लिए आप जो स्टीरअप्स इस्तेमाल करोगे उसके लिए आप 8 mm के सरिये का इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि ये जो फुटिंग मेश है इसके लिए आपको कितने mm के स्टील का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसके लिए आप जो है 10 mm से लेके 12 mm के स्टील का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये जरूर ध्यान में रखिए कि फुटिंग मेश के लिए आपको 10 mm से कम का सरिया बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। और जो फुटिंग मेश के 2 बार है उन दोनों के बीच में 6 इंच का डिस्टेंस होना चाहिए, जिसे कि हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कहते हैं। और जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो इस तरह के यल आपको जरूर प्रोवाइड करने हैं आपके फुटिंग मेश को। और एक गलती देखी जाती है जहां पर लोग कवर के लिए ईंटों का या फिर लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब भी आप कंक्रीट वर्क करने वाले हैं तो आपको इस तरह के कवर का इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह के लकड़ी या फिर ईंटों का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो ये बहुत ही गलत हो जाता है। और जो आपके कॉलम के बार आते हैं उनका भी जो यल प्रोवाइड किया जाता है तो उसका साइज मिनिमम 12 इंच तक होना चाहिए, यानी कि 1 फीट से कम इसे नहीं देना है। अब अगर हम बात करते हैं जो आपकी फुटिंग होगी उसके लिए कौन से ग्रेड का कंक्रीट इस्तेमाल करना चाहिए, तो मिनिमम आपको M20 ग्रेड का कंक्रीट जो है फुटिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इससे ज्यादा करेंगे तो भी अच्छी बात होती है, पर मिनिमम को M20 ग्रेड का कंक्रीट जो है फुटिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अब ये जो M20 है इसका प्रोपोर्शन होता है 1:1.5:3, यानी कि 1 पार्ट सीमेंट, 1.5 पार्ट इज सैंड एंड 3 पार्ट एग्रीगेट यानी कि गिट्टी। इसमें आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। कंक्रीट में ज्यादा पानी मिक्स करने की गलती न करें। वैसे तो M20 ग्रेड के लिए 28 से लेकर 32 लीटर तक पानी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, पर साइट पर काम आसान होने के लिए लोग कंक्रीट में ज्यादा पानी मिक्स कर देते हैं, जिससे कि कंक्रीट की मजबूती कम हो सकती है। और जब भी आपकी फुटिंग का कंक्रीट चलता है ऐसे वक्त में आप अगर वाइब्रेटर का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फुटिंग के जो कंक्रीट होगा वो अच्छे से कॉम्पैक्ट हो पाएगा, जो एयर वाइड्स होंगे वो अच्छे से रिड्यूस हो पाएंगे। तो इससे आपके कंक्रीट की जो ताकत होगी वो बढ़ने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। और आप जब भी कंक्रीट करोगे तो उसे आपको कम से कम 10 से लेकर 12 दिन तक पानी जरूर देना है। अब जब हमारी फुटिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद बारी आती है पेडिस्टल की। अब ये जो पेडिस्टल है इसे बनाते समय भी आपको M20 ग्रेड का कंक्रीट इस्तेमाल करना है। अब फुटिंग के साथ आपको इस पेडिस्टल की भी क्यूरिंग करनी है, जिससे कि आपके पेडिस्टल, फुटिंग और पीसीसी इन तीनों चीजों को आराम के साथ पानी मिल सके। और जब आप सॉइल फिलिंग कर लोगे उसके बाद आपको उन गड्ढों के अंदर अच्छे से पानी भर देना है। इसके 2 फायदे होंगे। पहली चीज, आपके फुटिंग को अच्छे से क्यूरिंग हो पाएगी, आपकी जो मिट्टी है उसमें अच्छे से कॉम्पैक्शन हो पाएगा। अब इसके बाद अगला स्टेप आ जाता है जो कि है प्लिंथ बीम। तो जब आपकी प्लिंथ बीम की हाइट डिसाइड हो जाती है, जैसे कि 1.5 फीट, 2 फीट या फिर 3 फीट, तो उसके नीचे आपको पहले ब्रिक वर्क कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद जाकर आपका जो प्लिंथ बीम है उसे कास्ट करना है। बहुत सारे लोग
प्लिंथ बीम के नीचे ब्रिक वर्क नहीं करते हैं, डायरेक्ट प्लिंथ के अंदर सॉइल फिलिंग करते हैं। इसका नुकसान ये होता है कि नीचे से मिट्टी अगर धंस जाती है तो इससे आपकी फर्श भी बैठ सकती है। और जो आपके प्लिंथ बीम का स्टील डिजाइन होगा उसी हिसाब से आपको सरिये को बांधना है। जनरली बॉटम में 12 के बार का इस्तेमाल किया जाता है, टॉप में 10 के बार, और जो रिंग होती है उनके लिए 8 mm का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जब बीम को फिक्स किया जाता है उसके बाद बारी आती है शटरिंग वर्क की। तो शटरिंग वर्क करते समय आपको यह ध्यान में रखना है कि लाइन लेवल में आपका शटरिंग वर्क होना चाहिए, बीम का प्रॉपर साइज भी आपको मिलना चाहिए। और एक बात ध्यान में रखिए कि आपके प्लिंथ बीम का जो शटरिंग वर्क है उसके लिए आपको ईंटों का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ईंटों के वजह से फिनिशिंग खराब आती है। शटरिंग वर्क करते समय आपको हमेशा प्लाई का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि अच्छी फिनिशिंग मिलती है। जब आपका शटरिंग वर्क कंप्लीट हो जाता है उसके बाद बारी आती है कंक्रीटिंग वर्क की। तो कंक्रीट के लिए आपको M20 ग्रेड का कंक्रीट इस्तेमाल करना है, और जब भी आप कंक्रीट करें तो आपको वाइब्रेटर का खास करके इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि आपके कंक्रीट को और भी मजबूती मिल सके। और ये जो कंक्रीट है इसको आपको कम से कम 10 से लेकर 14 दिन तक अच्छे तरीके से पानी देना है। अब हम ऐसा मान के चलेंगे कि ग्राउंड लेवल से आपकी जो प्लिंथ की हाइट है वो 3 फीट तक है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर आप एक DPC का लेयर दे सकते हो, जिससे कि नमी जो है वो जमीन से ऊपर के तरफ ना आ पाए। और इसके लिए दूसरी आइडिया भी हम कर सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है जहां पर आप बैक फिलिंग करते हो, यानी कि JCB की मदद से आपके घर की जो प्लिंथ लेवल है उसके अंदर आप सॉइल फिलिंग करते हो। जब सॉइल फिलिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपको उस सॉइल के ऊपर अच्छे तरीके से पानी देना है, जिससे कि वो मिट्टी या फिर जो कोई भी सॉइल है या फिर मुरुम है वो अच्छे तरीके से नीचे की तरफ बैठ सके, अच्छे तरीके से कॉम्पैक्ट हो सके। जब आप अच्छे तरीके से पानी देते हो, सही तरीके से कॉम्पैक्शन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद बारी आती है इस तरह के कॉम्पैक्टर का इस्तेमाल करने की, जिससे कि आपकी जमीन अच्छे तरीके से कॉम्पैक्ट होती है। उसके बाद आपको सोलिंग करनी होती है। जब आपकी सोलिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद बारी आती है PCC करने की। तो कुछ जगह पर आपने ऐसा भी देखा होगा कि PCC करते समय उस PCC से पहले वहां पर स्टील को बिछा दिया जाता है, यानी कि स्टील का एक जाल बना दिया जाता है जिसके ऊपर PCC को किया जाता है। अब ये जो PCC है पूरी तरीके से करने के बाद इसका फायदा यह होगा कि ये वॉल के ऊपर जब बन जाती है तो इससे एक DPC जैसा ही एक लेयर क्रिएट हो जाता है, जिस वजह से जमीन से आने वाली जो नमी है वो ऊपर के तरफ नहीं जा पाती। अब जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पर प्लिंथ लेवल तक आपके घर का काम कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद जो क्लासिक सवाल है जो कि हमेशा पूछा जाता है कि पहले ब्रिक वर्क करना चाहिए या फिर कॉलम को कास्ट करना चाहिए। तो अगर आपका RCC स्ट्रक्चर है तो पहले आपको कॉलम कास्ट कर लेने चाहिए, जो कि टेक्निकली सही चीज होती है। पर कुछ जगह पर आपने ऐसा भी देखा होगा कि कॉन्ट्रैक्टर जो है पहले ब्रिक वर्क कर लेते हैं, उसके बाद में कॉलम को कास्ट कर लेते हैं। अब इन दोनों में से कौन सा तरीका सही है, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस वीडियो की लिंक दी है, वहां पर आप जाकर देख सकते हो कि कौन सा मेथड करने के क्या फायदे होते हैं। तो वापस से आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। तो ऐसा मान के चलेंगे कि आपकी जो PCC है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आपको कायदे से स्टार्टर बना लेने हैं। यहाँ पर ये जो छोटा कंक्रीट आप देख रहे हो इसे स्टार्टर कहा जाता है। ये जो स्टार्टर है सेंटर प्लान के हिसाब से चेक करने के बाद इन्हें कास्ट कर लेना है, और इन्हें कास्ट करने के लिए भी आपको M20 ग्रेड का कंक्रीट इस्तेमाल करना है। अब जहां पर आपके स्टार्टर होंगे जाहिर सी बात है उसके ऊपर ही आपका कॉलम आएगा। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि कॉलम के लिए आपको कम से कम 12 mm के सरिये का इस्तेमाल करना है, और आपकी जो स्टिरअप होगी यानी कि जो रिंग है उसके लिए 8 mm के सरिये का इस्तेमाल करना है। उसके बाद जब बारी आती है आपके कॉलम के शटरिंग वर्क की, तो आपको यह जरूर ध्यान में रखना है कि शटरिंग वर्क प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, यानी कि डायगोनल में आपका जो शटरिंग वर्क है वो होना चाहिए, जिससे कि कॉलम का साइज प्रॉपर तरीके से मिल पाए। अब जो पहला स्टेप है यानी कि PCC लेवल से लेकर लिंटल लेवल तक, यानी कि इस कॉलम को 7 फीट हाइट तक पहले स्टेप में कास्ट किया जाएगा। कॉलम का जो शटरिंग वर्क है उसे अंदर के तरफ से ऑयल लगा हुआ होना चाहिए। उसके बाद में आपको ऊपर से ये चेक कर लेना है कि कॉलम का डायगोनल आपको सही तरीके से मिलना चाहिए, और यहाँ पर आपको कॉलम का कवर भी चेक कर लेना है। उसके बाद आपको कॉलम के सपोर्ट भी चेक कर लेने चाहिए, क्योंकि आगे चल के जब इसके अंदर कंक्रीट भरा जाएगा तो कॉलम इधर उधर नहीं हिलना चाहिए। उसके बाद आपको कॉलम का प्लम्ब बॉब चेक कर लेना है। उसके बाद आपको कॉलम को कास्ट करने के लिए कम से कम M20 ग्रेड का कंक्रीट इस्तेमाल करना है, और कॉलम के लिए भी आपको वाइब्रेटर का जरूर इस्तेमाल करना है। और कॉलम को तराई करना भी जरूरी है। कम से कम आपको 10 से लेकर 15 दिन तक इस कॉलम को अच्छे से तराई करनी है। अब जब आपके कॉलम कास्ट हो चुके हैं उसके बाद जो बड़ी बिल्डिंग्स होती है वहां पर डायरेक्टली स्लैब को कास्ट किया जाता है, पर जनरली जो घर बनाए जाते हैं वहां पर 7 फीट हाइट तक हम ऐसा मान के चलेंगे कि हमारा कॉलम कास्ट हो चुका है। उसके बाद हम ब्रिक वर्क स्टार्ट करेंगे। अब आपने जो PCC की है वहां पर आपको
आपके वर्किंग ड्राइंग के हिसाब से ब्रिक के एक लेयर का लेआउट कर लेना है, जहां पर आपको ड्राइंग के हिसाब से रूम के मेजरमेंट मिलने चाहिए, रूम का जो डायगोनल है वो भी आपको मिलना चाहिए। आपका जो प्लान होगा उसी हिसाब से आपको दीवारों की थिकनेस लेनी है। जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पर बाहरी दीवारों की जो थिकनेस है वो 9 इंची है, उसी हिसाब से ईंटों को लगाया गया है और अंदरूनी जो दीवारें है उसकी मोटाई 4 इंच है। जब आपको सभी मेजरमेंट सही तरीके से मिल जाएंगे उसके बाद आपको आपके ब्रिक वर्क को शुरू करना है। जब भी आप ब्रिक वर्क करो तो कुछ सावधानी आपको बरतनी चाहिए, जैसे कि आपको सूखी ईंटों का इस्तेमाल ब्रिक वर्क के लिए नहीं करना है। ईंटों का इस्तेमाल दीवार को करने से पहले उन्हें आपको अच्छे से भिगो लेना है। इसके बाद बारी आती है मोर्टर की, यानी कि जो मसाला है उसके लिए आपको 1:5 का प्रोपोर्शन लेना है, जहां पर आपका 1 पार्ट सीमेंट होगा और 5 पार्ट सैंड होगा। उसके बाद आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपको एक दिन में पूरी वॉल नहीं बनवानी है। आप जो है वॉल की हाइट 3 या फिर 4 फीट तक एक दिन के अंदर बना सकते हो। आपके घर की जो 4 इंची दीवारें हैं उनके लिए आपको 3 फीट के हाइट के ऊपर कंक्रीट बेड जरूर देना है, जो कि आपके दीवार के मजबूती के लिए काफी जरूरी होता है। अब जब आपका ब्रिक वर्क विंडो सील लेवल तक कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको विंडो की जो ओपनिंग्स है उन्हें ब्रिक वर्क में छोड़ देना है और उस हिसाब से आगे का ब्रिक वर्क कंप्लीट कर लेना है। जब आपका ब्रिक वर्क 7 फीट हाइट तक कंप्लीट हो जाता है उसके बाद बारी आती है आपके घर के लिंटल की। आपके जो दरवाजे और खिड़कियां हैं उनके ऊपर आपको लिंटल जरूर प्रोवाइड करना चाहिए। जहां पर जरूरी है वहां पर आप फुल लिंटल भी डाल सकते हो, जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो। यहाँ पर सभी दीवारों के ऊपर लिंटल को डाला गया है। अब आपके घर का जो ब्रिक वर्क है उसे आपको 10 से लेकर 12 दिन तक अच्छे से पानी देना है। जब आप लिंटल भी कास्ट कर लोगे तो भी आपको उसके ऊपर 10 से लेकर 12 दिन तक अच्छे से पानी देना है। जब आपकी लिंटल लेवल कंप्लीट हो जाती है उसके बाद बारी आती है लिंटल के ऊपर का जो ब्रिक वर्क है उसे करने की। आपके स्लैब के बीम के हिसाब से इस ब्रिक वर्क को किया जाता है और साथ में जब आपका लिंटल वर्क कंप्लीट हो जाता है तब आपका जीना जो है उसका कास्टिंग वर्क आधा कंप्लीट हो जाता है। जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पर जो जीना है वो आधे हाइट तक कास्ट करके कंप्लीट हो चुका है और बाकी बचा हुआ जो जीना है वो जब स्लैब को कास्ट किया जाएगा तब स्लैब के साथ इस जीने को भी कास्ट कर दिया जाएगा। अब ये जो स्टेयरकेस है जाहिर सी बात है इसके लिए भी हम M20 ग्रेड का कंक्रीट इस्तेमाल करेंगे और इसे भी 10 दिन तक आपको अच्छे से पानी देना है। अब हमारा जो ब्रिक वर्क है वो स्लैब लेवल तक कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है हमारे घर के स्लैब की। अब यहाँ पर आपके स्लैब का शटरिंग वर्क स्टार्ट हो जाता है। शटरिंग वर्क हमेशा लाइन लेवल में होना चाहिए, सही सपोर्ट आपके शटरिंग वर्क के लिए होने चाहिए। तो जब भी आप स्लैब की ढलाई करते हो तो आपको स्लैब की जो मोटाई है वो 5 इंच तक रखनी चाहिए। अगर आप स्लैब की मोटाई को कम कर देते हो तो स्लैब की मजबूती पर भी इसका असर होता है और ऐसे कम थिकनेस वाले स्लैब में अक्सर ही वाइब्रेशन जैसी समस्या भी देखी जाती है। तो इसीलिए आपको जो स्लैब की मोटाई है वो 5 इंच से कम बिल्कुल भी नहीं रखनी है। अब ढलाई के वक्त आप कैसे पता कर सकते हो कि स्लैब की मोटाई कितनी है? तो इसके लिए जैसा कि आप अगले वीडियो में देख रहे हो, ये मिस्त्री जो है वो स्लैब के अंदर सरिये को घुसा रहे हैं। जब यह सरिया पूरी तरह से नीचे की प्लेट से टच हो जाता है तो उसे आपको निकाल लेना है और जो कंक्रीट वाला पोर्शन है उसे मेजरमेंट टेप से मेजर कर लेना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो स्लैब है वो 5 इंच से थोड़ा सा ज्यादा है। आपका जो सीमेंट है वो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, उस पे ISI मार्क होना चाहिए और आप कौन सा सीमेंट इस्तेमाल कर रहे हो इसके तरफ भी ध्यान दीजिए, जैसे कि OPC सीमेंट या फिर PPC सीमेंट। ये सीमेंट के सिर्फ टाइप होते हैं, हर एक कंपनी में आपको इन दोनों प्रकार से सीमेंट मिल सकता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है कंक्रीट रेशियो। तो इसी तरह से आपको स्लैब के लिए कम से कम M20 ग्रेड का कंक्रीट ही इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है स्टील। तो जब भी आप स्लैब के लिए स्टील इस्तेमाल करोगे तो आपको कम से कम 10 mm का स्टील इस्तेमाल करना चाहिए। अब स्लैब के लिए जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो कि है कवरिंग। तो इस तरह के कवर जो है वो आपको सरिये के नीचे प्लेस करने हैं। तो स्लैब के लिए जो कवरिंग इस्तेमाल की जाती है वो 20 mm तक इस्तेमाल करनी चाहिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है क्यूरिंग। तो आपको स्लैब को कितने दिन तक पानी देना चाहिए? तो इसका जवाब है आपको स्लैब को कम से कम 10 से लेकर 14 दिन तक पानी देना चाहिए। अब यहाँ पर आप स्लैब के ऊपर इस तरह से पॉन्डिंग कर सकते हो जिसकी मदद से आप स्लैब को अच्छे से पानी दे सकते हो। ये जो क्यूरिंग है ये बहुत ही जरूरी है आपके स्लैब की मजबूती के लिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि आपको आखिर कितने दिन बाद स्लैब को खोलना चाहिए। तो इसका जवाब है आपको कम से कम 14 दिन से पहले स्लैब को बिल्कुल भी नहीं खोलना चाहिए। अब स्लैब शुरू करने से पहले जो इलेक्ट्रिकल वर्क है उसे आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना चाहिए। जो पाइप होंगे या फिर फैन पॉइंट है, इन सभी चीजों को एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए। एक बार प्रॉपर चेकिंग हो गई उसके बाद जाकर आपको स्लैब की ढलाई शुरू करनी चाहिए, क्योंकि स्लैब के कास्टिंग के वक्त आप ऐसी चीजों में चेंज नहीं कर सकते हो। अब जब आपके स्लैब का कास्टिंग वर्क और क्यूरिंग पीरियड कंप्लीट हो जाता है उसके बाद बारी आती है पैरापेट वॉल की। तो ये जो पैरापेट वॉल है आप स्लैब के ऊपर बनाते हो, इसकी हाइट आप कम से कम 3 फीट तक रख सकते हो। अब अगला स्टेप आने वाला है जो कि है आपके घर का प्लास्टरिंग वर्क। पर उससे पहले आपको 2 से 3 चीजें करना जरूरी है, जैसे कि सबसे पहली चीज आपकी जो विंडो ग्रिल्स है उन्हें आपको पहले तो फिक्स कर लेना है।
उसके बाद में आपके घर का जो कंसील प्लम्बिंग वर्क है उसे कंप्लीट कर लेना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, बाथरूम के अंदर इस तरह से झरी मारने के बाद उसके अंदर पाइप को फिक्स किया जाता है। हालांकि ये जो कंसील प्लम्बिंग वर्क है कुछ जगह पर प्लास्टर करने के बाद भी किया जाता है, पर जहां तक बात आती है इलेक्ट्रिकल कंसील वर्क की, तो वो आपको प्लास्टर से पहले ही करना पड़ेगा। इस तरह से झरी मार के पाइप डालने का काम या फिर बोर्ड को फिक्स करने का काम प्लास्टरिंग वर्क से पहले आपको कंप्लीट कर लेना है। ये काम होने के बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है जो कि है प्लास्टरिंग वर्क। तो प्लास्टरिंग वर्क शुरू करने से पहले जहां पर भी आपके कॉलम और दीवारों के जॉइंट है वहां पर आपको चिकन मेश का इस्तेमाल करना है। जहां पर आपके इलेक्ट्रिकल पाइप गए हुए हैं वहां पर भी आपको इन चिकन मेश का इस्तेमाल करना है, जिससे कि आगे चल के वहां पर आपको क्रैक दिखाई न दे। ये चीजें कंप्लीट होने के बाद आप अपने घर का प्लास्टर शुरू कर सकते हो। सीलिंग के लिए आप प्लास्टर की जो थिकनेस है वो 6 mm तक रख सकते हो। इंटरनल प्लास्टर जो है उसके लिए आप प्लास्टर की थिकनेस 12 mm तक रख सकते हो, और जो बाहरी प्लास्टर होता है उसके लिए प्लास्टर की थिकनेस आप 18 mm तक रख सकते हो। और रेगुलर जो प्लास्टर है उसके लिए आप सीमेंट वाटर का जो रेशो है वो 1:4 या फिर 1:6 रख सकते हो, यानी कि 1 पार्ट सीमेंट 4 या फिर 6 पार्ट जो है आपका सैंड होगा। अब जब आपके घर का प्लास्टरिंग वर्क कंप्लीट हो जाता है उसके बाद बारी आती है टाइलिंग वर्क की। तो टाइलिंग वर्क में भी आपको सबसे पहले शुरुआत करनी चाहिए आपके घर के विंडो फ्रेम और डोर फ्रेम की। जहां पर आप अपने विंडो फ्रेम को कंप्लीट कर लेते हो, डोर फ्रेम को कंप्लीट कर लेते हो, यहां तक कि आपका जो किचन काउंटर है उसे भी कंप्लीट किया जाता है। उसके बाद बारी आती है आपके घर के फ्लोरिंग की। तो यहाँ पर आपके फर्श का काम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद बारी आती है एसिड वॉश की। तो आपकी जो फर्श है उसके लिए एसिड वॉश करना पड़ता है। ये एसिड वॉश करते समय आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि आपके घर के जो डोर्स और एसएस की रेलिंग उसे लगवाने से पहले आपको फर्श का एसिड वॉश करवा लेना चाहिए। फर्श का एसिड वॉश करते समय हार्ड एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि फर्श के ऊपर जो सीमेंट के दाग धब्बे हैं उन्हें निकालने के लिए ये हार्ड एसिड काम में आता है। पर वहीं पर जब आपका हार्डवेयर स्टेनलेस स्टील का होता है या फिर आपकी जो एसएस की रेलिंग स्टेनलेस स्टील की होती है तो वो इस एसिड की वजह से काली पड़ जाती है। तो इसीलिए आपको ये जो एसिड वॉश है ये एसएस की जो चीजें हैं उन्हें लगवाने से पहले कंप्लीट कर लेना है। जब आपका एसिड वॉश कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको डोर को फिक्स कर लेना है। एसएस की रेलिंग जो है उसे भी आप लगवा सकते हो। उसके बाद आपके जो स्टेनलेस स्टील के टैब होंगे, जो शावर वगैरह, मिक्सर, ऐसी चीजें हैं उन्हें भी आप लगवा सकते हो। जब आपके डोर फिक्स हो जाते हैं उसके बाद आप अपने घर का वायरिंग वर्क भी कंप्लीट कर सकते हो। वायरिंग जब पास करके हो जाती है उसके बाद आप बटन लगवा सकते हो। अब ये चीजें आपको, अब वायरिंग जो है दरवाजे फिक्स होने के बाद ही आपको करनी चाहिए। अगर आप दरवाजे फिक्स होने से पहले वायरिंग को लगा लेते हो तो वायरिंग लूज होने की वजह से और वहां पर किसी भी प्रकार की डोर जैसी सिक्योरिटी न होने के कारण वो चोरी जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसीलिए पहले डोर लगा लीजिए, उसके बाद जाकर आपको वायर लगवानी है। डोर फिक्स करने के साथ आप अपने घर के स्लाइडिंग विंडो को भी फिक्स करवा सकते हो। अब इन सभी चीजों को फिक्स करने के बाद आपके घर का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। सबसे आखिरी इंपॉर्टेंट चीज बाकी है जो कि आ जाती है पेंट। दीवारों को जब आप अच्छे तरीके से साफ कर लेते हो तो उसके ऊपर आपको प्राइमर, 2 कोट पुट्टी इस्तेमाल करनी है। उसके बाद जाकर आप उसके ऊपर अच्छे और ब्रांडेड कंपनी का पेंट इस्तेमाल करते हो, जिससे कि आपका घर एकदम चकाचक दिखने लगेगा। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप प्रॉपर तरीके से अपने घर का काम कंप्लीट कर सकते हो। और हाँ, गृह प्रवेश के दिन हमें बुलाना ना भूले। और जब भी आप घर बनवाने वाले हो, आपको कोई दिक्कत आती है तो हम आपके साथ हैं। कंस्ट्रक्शन जोन पे आपको घर बनाते समय जो कोई भी दिक्कतें आएंगी उसके रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है। फिर चाहे फुटिंग से लेके फिनिशिंग तक कोई भी दिक्कत आती है तो कंस्ट्रक्शन जोन चैनल पे आइए, आपको हर एक चीज का जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।